हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज साइंस का एक अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है प्रकाश। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का डिफिनेशन क्या होता है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है और प्रकाश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। पहला पॉइंट है कि जो हमारा प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, दूसरा जो हमारा प्रकाश कैसे चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। कैसे संचारित होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। और जो ये प्रकाश है इसका अनुभव हमें हमारे आंखों द्वारा होता है। ठीक है, जो प्रकाश है दिखाई नहीं देता लेकिन इसका अनुभव हमें कैसा होता है? आंखों द्वारा होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये किस प्रकार की तरंगे होती है? यानी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो हमारा प्रकाश है वो किस प्रकार का तरंग होता है। देखो यहाँ समझा दे रहे हैं, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, एक क्या हो गया? प्रकाश। ठीक है, आकाश में प लगा है कि नहीं? प्रकाश में प है और अनुप्रस्थ में भी क्या है? प है। ठीक है, प्रकाश में भी प है और अनुप्रस्थ में भी प है। इसीलिए इसी टिक से हम याद रखेंगे जो हमारा प्रकाश होता है वो किस प्रकार का तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग। और यानी किस प्रकार का तरंग नहीं होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। यानी हम कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जो हमारा ये विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की तरंगे होंगी? अनुप्रस्थ तरंगे होगी। तब हम कह सकते हैं प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश भी कैसे तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, तो इससे देखो 4 पॉइंट बता दे, चारों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है कि जो हमारा प्रकाश का वेग है, ठीक है, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो इसका जवाब है कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। अगला पॉइंट है प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में, यानी जहां पर हवा बिल्कुल ना हो, वैक्यूम। ठीक है, जहां पर एकदम हवा ना, उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। यानी प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहां पे होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट और बन जाएगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां पे होता है? निर्वात में। कहां पे होता है? निर्वात में होता है। और निर्वात में इसका वेग होता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद सबसे ज्यादा तो इसमें होगा, दूसरे नंबर पे क्या होता है? किसमें अधिक होता है वेग? दूसरे नंबर पे होता है जल में। जल में कितना होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे
तारपीन का तेल, ठीक है। तारपीन के तेल में कितना होता है 2.04 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद क्या होता है, कांच में होता है। कांच में कितना होता है 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इस चारों पॉइंट को एकदम याद रख लेंगे कि सबसे ज्यादा किस में होता है, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, उसके बाद जल में होता है, फिर तारपीन में होता है, फिर कांच में होता है। देखो सब में क्या है 10 की पावर 8 लास्ट में सब में आया है, यानी जब निर्वात रहेगा 3 हो जाएगा, जल में 2.25 हो जाता है, तारपीन में 2.04 हो जाता है और कांच में 2 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो हमारा सूर्य से जो हमारा प्रकाश आता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको मिटा देते हैं। फिर इसको तो मिटा दिए दोस्तों, लेकिन आप बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या तो अपने नोट बना के कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बता रहे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 500 सेकंड लेता है। कितना लेता है 500 सेकंड लेता है, या 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। कहीं कहीं किताब में ऐसे भी लिखा होता है 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है। तो आप तीनों पॉइंट के याद रखिएगा, 500 सेकंड कहे या 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है। आप तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। अभी हमने बताया है कि जो हमारा प्रकाश होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा उसका वेग कहाँ पे होता है, निर्वात में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि से, ठीक है, उसको भी यही समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि भाई प्रकाश का वेग जो है ये निर्वात में सबसे अधिक होता है, तो किसका वेग, ठीक है, निर्वात में शून्य होता होगा। यानी ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि का वेग निर्वात में शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों एक तरह लगते हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश से भी जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम में आते उतने आपको कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। अगर 1-2 पॉइंट कोई छूट गया है तो आप उसे किताब में देख लीजिएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं दर्पण के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि जो हमारा ये दर्पण होता है, ठीक है, जो हमारे दर्पण होता है इसकी परिभाषा क्या होगी। तो दर्पण जो होता है ये कांच का एक टुकड़ा होता है। क्या होता है, एक टुकड़ा होता है कांच का, इसके एक सतह पे लेप कर दिया जाता है। भाई जैसे एक कांच का एक मान लेते हैं क्या है, एक टुकड़ा है, इसके एक सतह पे, ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, लेप कर दिया जाता है, और इसका दूसरा सतह क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा दर्पण होता है कांच का एक टुकड़ा होता है जिसकी एक सतह पर लेप कर दिया जाता है और दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया जाता है, जहां से सूर्य के प्रकाश टकरा के क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लेप किया जाता है ये किस वस्तु का लेप किया जाता है, ठीक है, या किस पदार्थ का लेप किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो अच्छा परावर्तक माना जाता है वो माना जाता है चांदी माना जाता है। क्या माना जाता है, चांदी, या इसको एजी से भी दिखाया जाता है या इसको सिल्वर भी बोला जाता है। दूसरा आता है पारा, क्या आता है, पारा यानी Hg, इसको मरकरी भी बोला जाता है। तीसरा आता है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, यानी तीनों पदार्थों का लेप किया जा सकता है क्या बनाने के लिए, दर्पण। और इसमें से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे देखो प्रकाश की 2 घटनाएं होती हैं। नंबर 1 होता है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इन दोनों
जो घटनाएं, इनको ध्यान से आप समझेंगे। दो सिद्धांत है, एक प्रकाश का परावर्तन होता है, एक प्रकाश का अपवर्तन होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो दर्पण है, यहाँ क्या होगा, प्रकाश आएगा और यहाँ से टकरा के क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। अगर परावर्तित हो रहा है तो क्या आ जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। यानी जो हमारा दर्पण होता है वो किसके सिद्धांत पे काम करता है, प्रकाश के परावर्तन पर। जो हमारा दर्पण होता है किस पे काम करता है, परावर्तन पे। तो भाई प्रकाश का अपवर्तन पे कौन काम करता होगा, लेंस। ध्यान रखना, देखो छोटा छोटा डिफरेंस जो होता है यही एग्जाम में कंफ्यूज करता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है कि कौन सा किस में होता है तो आपका एग्जाम में कभी कोई गलती नहीं। दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है, प्रकाश के परावर्तन पे, और जो हमारा लेंस होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आइए देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखो जो हमारा दर्पण होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, और दूसरा गोली दर्पण होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल मिरर। अब जो हमारा गोली दर्पण होता है, ठीक है, जो गोली दर्पण होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक उत्तल दर्पण, क्या होता है, उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, समतल दर्पण। यदि किसी दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। जैसे एक दर्पण है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, किसी पदार्थ का लेप कर दे रहे हैं। अब इसका परावर्तक सतह क्या होगा, समतल है कि नहीं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, यदि किसी दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, गोली दर्पण का। यदि किसी दर्पण का परावर्तक सतह गोली रूप में होता है तो उसको क्या कहेंगे, गोली दर्पण। तो अब इसमें क्या होगा, ये कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार का। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखो उत्तल दर्पण का जो हमारा फिगर बनता है ऐसे बनता है, और जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसका फिगर ऐसे बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या होगा, उत्तल दर्पण का परावर्तक भाग उभरा हुआ होता है। क्या होता है, उभरा हुआ होता है। यहाँ पर देखो उभरा हुआ है कि नहीं। तो उत्तल दर्पण में परावर्तक भाग या परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, जबकि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। देखो धंसा है कि नहीं, क्या होता है, धंसा हुआ होता है। इन तीनों की हम डिफिनेशन जान चुके, इसको कैसे इनका चित्र बनता है वो भी समझ गए। अब आइए एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं समतल दर्पण के बारे में पूरी डिटेल से, यानी समतल दर्पण से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आइए सबसे पहले समतल दर्पण को देखते हैं। तो देखते हैं समतल दर्पण क्या होगा। समतल दर्पण, ठीक है। अभी हम बताएं समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसे होता है, समतल होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो जैसे मान लेते हैं क्या होता है, ये समतल दर्पण रखा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछता है कि अगर जो
ये हमारा समतल दर्पण है। अगर कोई वस्तु इसके सामने रखा गया है, ठीक है, मान लेते हैं 10 मीटर का है, तो इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। तो इसमें पहला ही एकदम याद रखना, जितना बड़ा वस्तु होगा, ठीक है, उतना बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी अगर 10 मीटर का वस्तु रखा है तो 10 मीटर का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, पीछे। तो पहला पॉइंट यही है कि जितनी लंबाई वस्तु की होगी उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की होगी। ठीक है, और जितनी दूरी पे वस्तु रखा जाएगा, ठीक है, जितनी दूरी पे वस्तु रखा जाता है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अगर ये 20 मीटर की दूरी पे रखा गया है, ठीक है, 20 मीटर की दूरी पे वस्तु रखा गया है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 मीटर पे ही बनेगा। ठीक है, तो जितने दर्पण के सामने, ठीक है, जितनी दूरी पे वस्तु रखा जाएगा उतनी ही दूरी पे पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा, और जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो हमारा देखो, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार का बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है कि काल्पनिक बनता है। तो देखो, हमारा जो प्रतिबिंब हमेशा दो ही प्रकार का बनता है, या तो वास्तविक बनता है या तो काल्पनिक बनता है। वास्तविक या तो काल्पनिक। कैसे बनता है, वास्तविक और काल्पनिक। तो भाई जो अगर दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो आप तो लेप कर दिया गया, देख पा नहीं रहे हो, तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक ही होगा ना। तो इसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। कैसे बनता है, काल्पनिक बनता है। और बताएं अभी वस्तु के क्या होता है, बराबर बनता है, यानी वास्तविक नहीं बनता, काल्पनिक बनता है। और कैसा बनता है, बराबर बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा भी बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, उल्टा बनता है। तो हमें इतना एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी प्रतिबिंब की लंबाई होगी, जितनी दूरी पे वस्तु होगा उतनी दूरी पे प्रतिबिंब होगा। दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए क्या होगा, काल्पनिक होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक टर्म आता है रेखीय आवर्धन। क्या आता है, रेखीय आवर्धन। तो हम पहले समझ लेते हैं कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब इसमें देखो, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। अभी बताएं, ये भी 10 मीटर है वस्तु की लंबाई, ये भी 10 मीटर है, तो कट के कितना आ जाएगा, 1। यानी जो हमारा समतल दर्पण होता है उसकी रेखीय आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो समतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी कितना होती है। फोकस दूरी कितना होती है, अनंत होती है। जो हमारा समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा कितनी होती है, अनंत होती है। अगर फोकस दूरी अनंत होती है तो इसकी क्षमता कितनी होगी। आगे आप पढ़ेंगे जब लेंस वाले में कि जो हमारा क्षमता होता है, जो हमारा क्षमता होता है P, एक इसके कितने बराबर होता है, 1/F। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका क्षमता, ये फोकस दूरी कितना है, अनंत है। अनंत को क्या लिख सकते हैं, 1/0 का मान अनंत होता है, 1/0 का मान अनंत होता है। यानी फोकस दूरी कितना अनंत है, अनंत को क्या लिख सकते हैं, 1/0 पलटेगा कितना हो जाएगा, 1/1, 0 कितना हो जाएगा, 1, यानी सब क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 0। यानी जो हमारा समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, लेकिन क्षमता क्या होती है, 0 होती है। अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण से किस तरह पूछता है कि जैसे मान लेते हैं, अभी बताए हैं क्या है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है यदि आप समतल दर्पण की तरफ जा रहे हैं तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब कितना वेग से दिखेगा। यदि आप दर्पण की तरफ बी चाल से चल रहे हैं, ठीक है, बी चाल से चल रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दोगुनी चाल से दिखाई देता। कितनी, 2 गुनी चाल से दिखाई दे रहा। यानी अगर आप 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में 20 मीटर पर सेकंड
प्रतिबिंब में आपका चाल दिखाई देगा। ठीक है, 2 गुना चाल इसमें दिखाई देता है। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है। अगला टॉपिक इसमें पूछता है कि यदि जैसे यही हमारा समतल दर्पण है, ठीक है, ये क्या हो गई, आपतित किरण होती है, और जो टकरा के जाता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन कि यदि हम आपतित किरण को स्थिर रखें, तब यदि दर्पण को हम थीटा कोण पे घुमा दें, यानी हम दर्पण को क्या कर रहे हैं, थीटा कोण पे घुमा दे रहे हैं, तो हमारा परावर्तित किरण कितने कोण पे घूम जाएगा। तो हमारा जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण पे घूम जाएगा। यानी अगर हम दर्पण को 30 डिग्री घुमा दे रहे हैं तो हमारा परावर्तित किरण कितना, 60 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि यदि हमें समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो हमेशा जितनी भी वस्तु की लंबाई है, ठीक है, जितनी भी वस्तु की लंबाई है, अगर वो अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाह रहा है तो दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की लगभग आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, आधी। जैसे अगर कोई वस्तु रखा है, मान लेते हैं वो कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, कितना है, 20 मीटर है। वो चाह रहा है कि समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब पूरा दिखाई दे, यानी इसका पूरा इमेज इसमें बने, तो कम से कम हमारा जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए वो 10 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, यानी वस्तु की लंबाई की लगभग अगर आधी हो तो दर्पण में हमारा जो भी इमेज है वो पूरी तरह से पूरा दिखेगा, पूरी लेंथ में। ठीक है, तो अगला टॉपिक है यदि, अभी हम पढ़े कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है, अनंत। लेकिन यदि दो समतल दर्पणों को थीटा कोण पे रखे, जैसे मान लेते हैं एक दर्पण ये है, ठीक है, और दूसरा दर्पण ऐसे हम रख दे रहे हैं, ठीक है, इनके बीच कितना कोण है, थीटा। अगर 2 दर्पण है, इनके बीच कोई वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनती है या कितनी बनेगी। तो देखो पहला कंडीशन होता है इसमें यदि 360/थीटा, ठीक है, 360/थीटा सम संख्या में हो, सम संख्या में हो। कैसे हो, सम संख्या में हो, तब प्रतिबिंबों की संख्या n-1 हो जाती है। कितना हो जाती है, n-1, यानी जितने भी प्रतिबिंब निकल के आएंगे उसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। जैसे यदि हम थीटा बराबर कितना ले लेते हैं, 90, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा, 360/90 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक कितना होगा, 36, 0 0 कैंसिल है, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बन जाएगी, 4। अब देख रहे हैं इसका मान कितना, ये सम संख्या है, तब इसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3। तो हमारी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। हमारी प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। देखो यदि 360/थीटा एक सम संख्या में हो तो हमारा जो प्रतिबिंब की संख्या आती है उसमें से क्या करते हैं, घटा के आंसर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि थीटा का मान कितना हो, 90 हो, तो काट रहे हैं 90 से, कितना आ जा रहा है, 4। ये 4 कैसी संख्या है, सम है, तो इसमें से हम एक क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारे कितना आ जाएगा, 3। यानी हमारे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यदि 360/थीटा विषम संख्या हो, तब इसमें देखो 2 कंडीशन होता है। यदि जो 2 दर्पण हैं, ठीक है, इनका समय विभाजन मतलब 2 बराबर भागों में बांटा गया हो। समय विभाजन मतलब क्या होता है, 2 बराबर भागों में बांटा गया हो। यदि इनका समय विभाजक है जहां वस्तु समय विभाजक पे ना रखी, उससे दूर रखा गया हो, जैसे मान लेते हैं हमारा वस्तु यहाँ रखा गया हो, यहाँ पर इस पे ना रखा गया हो। ठीक है, जब वस्तु समय द्विभाजक पर ना रखा गया हो तब
जो हमारा प्रतिबिंब संख्या आती है वही हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, थीटा बराबर कितना ले लेते हैं 40 डिग्री, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 360/40, एक 0 0 कट जाएगा, 4 9 36, ये कितना आ गया 9 आ गया कि नहीं। ये कैसा संख्या है विषम। अगर समय दुभाजक पर ना रखा गया हो, ठीक है, समय दुभाजक पर ना रखा गया हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाती है, जो थीटा से भाग देने पे आती है वही हो जाती है। यानी यहाँ प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी 9, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। यदि इसमें देखो बताएं 2 कंडीशन होती है। यदि इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं इसमें पहला कंडीशन ये था और ये दूसरा कंडीशन हो जाएगा जब वस्तु समय द्विभाजक पे रखा गया हो, जब यहाँ पे रखा जाता है। अभी हम बताएंगे टिक से, आप इसको दिमाग में कैसे बैठाएंगे, कैसे लगाएंगे, पहले आप समझ लीजिए पूरा। यदि वस्तु समय द्विभाजक पर रखा हो, ठीक है, समय द्विभाजक पे रखा हो, तब जो अगर थीटा का वैल्यू आएगा, जो भी प्रतिबिंबों की संख्या आएगी उसमें से क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तब वो आंसर होता है। जैसे सेम वही थीटा बराबर अगर हम 40 लेते हैं तो 360/40 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे रखा गया है, समय द्विभाजक पे रखा गया है, इसमें इसीलिए क्या करेंगे 1 घटा लेंगे, ठीक है। यानी जब ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, यानी प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। अगला कंडीशन आता है यदि, ठीक है, यदि प्रतिबिंबों की संख्या जो ये निकल रहा है ये पूर्णांक में हो, ठीक है। यदि 360 अंश बटे थीटा का मान भिन्न में हो, तब पूर्णांक ही प्रतिबिंबों की संख्या होगा, जैसे आ गया 5 सही 1/2, कितना आ गया 5 सही 1/2, तो जो हमारे ये पूर्णांक हो गए हैं क्या होगा प्रतिबिंबों की संख्या, यानी इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी 5। अच्छा हम बताए हैं, देखो सम वाला रहेगा तो उसमें क्या करेंगे 1 घटाएंगे, ठीक है। देखो सम वाले में भी 1 घटाते हैं और समय द्विभाजक वाले में भी 1 घटाते हैं। आप दिमाग में ऐसे याद रखेंगे, देखो ये क्या है, समय द्विभाजक पर ना रखा गया हो, ठीक है, ना रखा गया हो तो नहीं घटाते, न से नहीं, न से क्या होगा नहीं, अगर न रखा गया हो तो नहीं घटाएंगे, अगर सम भी होगा और समय द्विभाजक भी होगा तो उसमें से 1 घटाएंगे। हमने कहा था कि लास्ट में आपको टिक से बताएंगे, आप अपने दिमाग में कैसे रखेंगे। यदि ना कहा होगा तो नहीं घटाएंगे, अगर सम होगा और समय द्विभाजक होगा तब 1 को घटाएंगे। यदि पूर्णांक ए भिन्न में दिया होगा तो जो पूर्णांक होगा वही प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको प्रकाश और दर्पण से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगला पार्ट उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का एक साथ लेके आएंगे। उसके बाद उत्तल अवतल दर्पण से जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उसको भी पूरा करवाया जाएगा। ये जो सीरीज चल रहा है इसको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। बस आपको सिर्फ यही करना है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।